अस्सलामुअलैकुम। इंस्पेक्टर रेहाना तारक लिखती हैं कि मेरी 40 साल जिंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजरी, लेकिन ये केस मेरी जिंदगी का इंतहाई दिल खराश और अजीबो गरीब केस था। कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। इसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। ना मैं इसे मासूम कह सकती थी, ना ही मकार। बस जब मैं इसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पूरी इसरार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफर पर रवाना हो रहे हो। मगर इसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा इससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम रेहाना तारक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और इसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्लुफाना गुफ्तगू कर सके। कुछ कवायदो जवाबत को मजबूरन मद्देनजर रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सजाए मौत है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया था। इसे इसके लवाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को इसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे। इसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम राशिद खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी, मगर फिलहाल इसके अजीजो अकारब इससे मिलने आए थे। माँ इसके गले लाकर रो रही थी, बेटा मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सजाए मौत तो इसकी 2 दिन के बाद लिखी ही थी, भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि इसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही मुनफरिद और हैरान कुन होगी। राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद इसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने अजराह हमदर्दी से पूछा, पहली बार मैंने इससे बात की थी, राशिद खान तुम्हारे मरने से पहले आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई होगी, कौन सी आखिरी ख्वाहिश? इसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी अधूरी है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। राशिद खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूं कि आप मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैंने कहा, हाँ पूरी करेंगे, जरूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं इसके कम उम्री का तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी और मैं जानता हूं कि तुम लोग किसी तक नहीं पहुंचाओगे। ये बात और इसकी खुद एतमादी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सजाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, वो बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहब के सामने राशिद खान को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं हैरान थी, इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से एसपी साहब कैसे पेश आ सकते थे, मगर शायद वो हकीकत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सजा क्यों मिली है। अमूमन यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा लेकिन सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आजादाना घूम रहे हैं। बहरहाल जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा, एसपी साहब मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए थे। एसपी साहब ने अकल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे और तुमसे करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं,
तुम गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो और गरीबों से शादी करना तुम समझ सकते हो। क्यों अपनी जिंदगी का आखिरी एक मौका जाया कर रहे हो? कोई और चीज बता दो, खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम सजाए मौत के कैदी हो। तुम्हारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है। कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम हो या फिर ज्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई, तुम्हारा केस जाहिर और पसे पर्दा क्या है, लेकिन अब तुम सजाए मौत के कैदी हो। तो बिला वजह तुम यहाँ नहीं आए, तुम्हें किसी वजह से ही ये सजा मिली है और तुम किसी और चीज की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएं? राशिद खान बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहब, मैं कब आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। इसकी बात सुनकर एसपी साहब के कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि कहीं ये जेल की किसी खातून से निकाह करने का ना बोल दे। बहरहाल राशिद खान ने कहा कि मस्जिद में ऐलान करवा दिया जाए कि राशिद खान वल्द इनायत खान किसी औरत से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले इसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी ही बेढंगी, और राशिद खान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत इसके बाद भी मुझसे निकाह करने को तैयार हुई तो आप रोकेंगे नहीं और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। राशिद की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। इसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करेगी? एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी? अपने रिश्तेदारों से क्यों कर झगड़ेगी? खैर, राशिद खान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दें, मेरी यही ख्वाहिश है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूंगा, फिर मुझे भले से सजाए मौत दे दी जाए। हमने राशिद की ख्वाहिश पर अमल करते हुए मस्जिद में ऐलान करवा दिया। साथ में यह भी बताया कि वो सजाए मौत का कैदी भी है। 2 दिन के बाद इसे इस जुर्म की सजा में फांसी दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा, और वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता है। अगर कोई औरत फिर भी इससे शादी करना चाहती है तो फलां थाने में आ जाए, वहां से उसे जेल पहुंचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था, हमने तो इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही मंजूर ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के लिबास में है और इसके साथ मौलवी साहब भी हैं। मुझे बात बड़ी हैरान कुन लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, और जब मैं और एसपी साहब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 17 से 18 साल होगी, वो खड़ी थी और इसके साथ इमाम साहब भी थे। मौलवी साहब को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्होंने इस लड़की का निकाह पढ़ाने की हामी भर ली है। इनके पास निकाह का रजिस्टर्ड भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार थी। लड़की का मेकअप और इसकी तैयारी देखकर लगता था कि ये सब तो इसने पहले से तैयार कर रखा है। अब राशिद खान पर शक होने लगा था कि इसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा? ये औरत कौन है? मैंने मौलवी साहब से पूछा कि मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई थी, इसने इसी तरह दुल्हन का लिबास पहना था। बोली कि मुझे जेल लेकर चलो, मैंने राशिद खान से निकाह करना है। मुझे नहीं पता जी इसके दिल में क्या आया है। मैंने तो इसे समझाया कि ऐसा नहीं करो, मगर ये समझने पर राजी ही नहीं। कहती है कि मुझे राशिद खान से ही निकाह करना है। मैं बता चुका हूं कि वो सजाए मौत का कैदी है। 2-3 दिन बाद इसकी मौत वाक़ हो जाएगी, मगर ये मानती नहीं। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक ही दिन राशिद खान के साथ रहूंगी, मगर मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं राशिद खान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि राशिद खान को कोई लड़की इतना चाहती है कि इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर, हमारा काम तो इसकी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई एतराज नहीं किया। मौलवी साहब बुलाया गया। राशिद खान को इसके सेल से बुलाकर बाहर ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाया। 2-4 गवाहों की मौजूदगी में कबूलो इजाब हुआ। राशिद खान ने कहा कि अब ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं इसके साथ बातें करूंगा पूरा दिन, बस हम अपनी पुरानी यादें ताजा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। इसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दें, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। राशिद खान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है।
मैंने यही दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि इसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारी भी होशो हवास उड़ा कर रख देगी। एसपी साहब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को राशिद खान के सेल में बंद कर दो। वहां तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये लड़की खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कह देगी। मैंने भी यही सोचा था। इस लड़की को सेल में ले गई। वहां तो बामुश्किल 2 लोगों के खड़े होने की जगह थी। मैंने इन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद सेल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमईन थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाजा खोलना इतनी आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि राशिद खान अपनी आखिरी बातें अपनी माशूका से कर ले। मुझे इन दोनों में फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी, ना इन पर ध्यान दिया। मुझे मुतमईन करने के लिए बस एक ही बात काफी थी कि सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और इस ताले को कोई चाहकर भी नहीं खोल सकता था। काफी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी। तब मुझे इस सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज आई। मैं फौरन ही वहां पहुंची तो वो लड़की जो कि राशिद खान से निकाह करके यहाँ आई थी और सेल में बैठी हुई थी, इसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब मैं राशिद खान के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद राशिद खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। इसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे अब घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाजा खोला, इस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर राशिद खान को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरा मुंतजिर होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 826 कहाँ है। मैंने कहा वो अपने सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो राशिद खान को लेकर आए। तुम जाकर सेल में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, मगर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या इसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूंगी। खैर, मैं जल्दी जल्दी 826 वाले सेल में गई। वहां मामूल के मुताबिक मैंने राशिद खान को आवाज दी और कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक शख्स जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत वाकई हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने इसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। इन्होंने भी इस शख्स की तरफ देखा तो इनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना तजर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। एसपी साहब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर राशिद खान के साथ मिलने आई है मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि राशिद खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे, क्योंकि सजा तो सजाए मौत के कैदी को दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे, जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने राशिद के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। इस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे इस पर मजीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब राशिद खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें इसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस आया, तरस खाकर इसका निकाह करवाया और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे या फिर राशिद खान को ढूंढे। राशिद खान रात के अंधेरे में कहां गया था हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकज वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे राशिद खान की जगह बैठने पर राजी हो गई,
कैसे इसने राशिद खान को अपना शौहर भी मान लिया और कैसे इसने सोच लिया कि राशिद के हिस्से की फांसी इसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरम से तो नहीं की जा सकती। अगर राशिद इतना बुरा होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने इससे इसके माँ बाप का पूछा तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया तो वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गांव में रहता था। मंजूर अली को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब इसने एक अजीब बात कही, बोली कि भाई के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूं। मैंने हैरत से इसे देखा था। वो अपने शौहर को भाई कह रही थी। क्या कहा? क्या तुम उसे भाई समझती हो या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत मैं इनसे जरूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं इसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इससे निकाह क्यों किया? क्या वजह? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, राशिद को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुजदिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। फिर जो इसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मुझे मजीद परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फैसला बताऊं और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर फिक्र करूं। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब राशिद किसी से डरकर भागा हो। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा फुफ्फोजाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद भाई पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब इन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद भाई से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगे और गांव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा भी घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है इनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थी। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अब्बू आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि राशिद भाई हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे जिनको देखकर ही खौफ आता था। इन्होंने कहा कि दरवाजा खोल दो वरना हम दरवाजा तोड़ देंगे। मैंने इनसे मिन्नत समाजत की कि हम घर में अकेली बहनें हैं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अब इन्होंने माँ बहन की गालियां देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ नजर आता है कि इस घर में और कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। इन्होंने घर का दरवाजा खोल दिया। मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई इन लोगों से उलझ पड़े। इनमें से एक ने बहुत गलत बात की। बोला कि अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियां हैं और इस तरह की लड़कियां हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा ना गया। इन लड़कों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि राशिद भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है इनकी होने वाली बीवी के बारे में इतनी गलीज बात कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने उस वक्त तो इन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था कि हम बहनों के होते हुए इनसे ना लड़ा जाए। इन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया और अब तो यह मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जो ही इधर उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक वाकया हुआ जिसने हमारी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। इन्होंने इस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बस फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि राशिद भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सजा उन्हें सजाए मौत के तौर पर मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर पर हमला करके इसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी फूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और इन पर किसी किस्म का केस बनता भी नहीं है, मगर चौंके गांव के लोग ताकतवर हैं तो इन्होंने राशिद भाई के लिए जिंदगी अजाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर रोपोश रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं,
कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिला वजह नजर रखी और हमें हमारे ना करदा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं। राशिद भाई की वालदा ने इनको मुलाकात के दौरान उन्हें यह मंसूबा समझा दिया। मेरी अम्मा ने इन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सजा नहीं होने दूंगी। हमारे खानदान को जितनी इनकी जरूरत है उतनी और किसी की नहीं। मैं मर भी जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वो लड़की रोने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा, लेकिन बस खुदा की मदद से इन लोगों की भी किसी बड़े तक पहुंच हो गई। राशिद उसी बड़े वकील से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस इसके सामने रखा। यह इंतहाई दर्जे का काबिल वकील था। बाज़-औक़ात किसी वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सलाखों से बचा देता है। अगरचे ये बात काफी आगे जा चुकी थी, मगर 3 साल की धमकियों और इनके दलाइल ने एसपी साहब को भी कायल कर लिया। सजाए मौत राशिद खान के लिए नहीं बनती थी। ना ही राशिद खान की तरफ से कोई अपील दी गई, ना उसे सफाई का मौका दिया गया था। मुख्तसर ये कि केस चला, इसके बाद राशिद बाइज्जत बरी हो गया था, क्योंकि वो निहत्था था और इसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना इसके नाम पर कोई असला था। हत्ता कि राशिद खान की जगह कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो वो शायद नहीं बल्कि यकीनन यही करता। अल्लाह ताला ने शायद इनकी मोहब्बत और खलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा था। ये केस मेरी जिंदगी का आखिरी केस था, क्योंकि मैंने इसके बाद रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मुझ में अब और सकत ना थी। मेरा वजूद अब मजीद पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कासिर था। ये वाकया मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। खुदा ताला हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आखिर में कमेंट बॉक्स में एक दफा दरूद पाक जरूर लिखिए।